अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। जी सर आ सर, रहे हैं। क्लियर है। अच्छा, थैंक यू जी। अस्सलाम आपको ये वालेकुम। स्लाइड भी नज़र आ रही है? जी यस। जी सर। अच्छा, ग्रेट। ओके अच्छा, सर। हम क्विकली इस स्लाइड को रिव्यू करते हैं। इस सेट ऑफ स्लाइड्स को सेक्शन लेक्चर 12 को रिव्यू करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इसकी डिटेल्ड वीडियो देख ली होगी, जो यूट्यूब पे अवेलेबल थी, पिछले हफ्ते हो गई थी। तो ये सेशन बेसिकली, इससे पिछला हमारा जो सेशन था वो डिजिटल एनर्जी मैनेजमेंट का था, जिसमें हमने स्मार्ट मीटर्स और एनालिटिक्स और डैशबोर्ड्स, रिग्रेशन मॉडल्स, एमएनवी फ्रेमवर्क्स, इस तरह बहुत सारी चीज़ों को देखा था। तो ये टूल्स जो होते हैं, एक तरफ से तो ज़ाहिर है आपको कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए और ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए मदद देते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये आप जो इन्वेस्टर्स या कस्टमर्स या रेगुलेटर्स आपसे सवाल पूछते हैं ना, तो उन सवालों के मेजरेबल, डिफेंसिबल जवाब भी देने के काबिल बनाते हैं, क्योंकि आपके पास डेटा आ जाता है, आपके पास डैशबोर्ड्स आ जाते हैं, एनालिटिक्स आ जाते हैं। तो जब आपके पास ये चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप उन लोगों के साथ ट्रेड कर सकें जो इस तरह के सवाल पूछते हैं, यानी यूरोप यूरोप से जो लोग चीज़ें खरीदते हैं ज़्यादातर, या फर्स्ट वर्ल्ड से। और ज़ाहिर है वहाँ ज़्यादा मार्जिन होते हैं, तो वही कंपनियाँ ज़्यादा कमाती हैं जो उनके साथ ट्रेड करती है। तो इसलिए नेचुरली अब हम उस पिछले लेक्चर से आज के लेक्चर पे मूव कर रहे हैं, जो कि है ईएसजी, नेट ज़ीरो और क्लाइमेट रिस्क, जो कि बेसिक कंसर्न्स हैं यूरोपियन यूनियन के, इवन और भी बहुत सारे मुल्कों के जो जिनके साथ हम ट्रेड करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लेक्चर पे जाने से पहले ओवरऑल देखें हम कोर्स, हम कहाँ पे खड़े हैं, तो हमने शुरू में ऑपरेशनल लेवल पे बात की, एनर्जी फ्लोज को देखा स्पेशली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। फिर उसके बाद उनकी एफिशिएंसी पे देखा कि कौन सा किस तरह बेहतर किया जा सकता है। फिर सिस्टम्स को थोड़ा डीपली देखने की कोशिश की, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, थर्मल सिस्टम्स, मैकेनिकल सिस्टम्स, फिर वेस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए इन सब में। फिर हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में चीज़ें देखी कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स या पावर प्रोजेक्ट्स जो इनकी इकोनॉमिक्स क्या होती हैं, स्टोरेज और फाइनेंशियल एवोल्यूशन को देखा, स्टोरेज यानी कि बैटरीज वगैरह की इकोनॉमिक्स को। फिर हम ग्रिड्स, डिसेंट्रलाइजेशन, माइक्रो ग्रिड्स, उन सब चीज़ों को हमने देखा। जिसके बाद हम लास्ट लेक्चर यानी ये स्मार्ट मीटर्स और एनालिटिक्स और डैशबोर्ड्स पे गए थे, और अब डैशबोर्ड से हम ईएसजी और नेट ज़ीरो और क्लाइमेट रिस्क की बात की हमने। अब इस वीक में जिस हम लेक्चर को रिव्यू कर रहे हैं उसमें, तो इस ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, रेगुलेटर्स, हम अब बहुत सारे हमसे सवाल पूछते हैं ना। इन्वेस्टर पैसे नहीं देता है जब तक आप प्रूव ना करें कि आपका कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा नहीं है। इसी तरह कस्टमर जो है बी टू बी यूरोप में आपसे ख़रीदते ही नहीं है, या ख़रीदते हैं तो आपके ऊपर कार्बन टैक्सेस लगा देते हैं, वो आपने जो कमाना होता है वो उधर चला जाता है। इसी तरह रेगुलेटर्स जो हैं बहुत सारे मुल्कों में, आप अभी इसी लेक्चर में आपने आगे देखा होगा, उनकी रेगुलेशंस इतनी स्ट्रांग है कि वो आपको एंट्री बैरियर्स पर लग जाते हैं और आप वहाँ जा ही नहीं सकते। और फाइनली आपकी जो मेजर एक्सपोर्ट है हमारी, स्पेशली टेक्सटाइल, उसमें competitiveness में आप नीचे चले जाते हैं, जो कि ईयू की सीबैम है, जिसको इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है। और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि इंडिया और ईयू का एक एग्रीमेंट हुआ है, जिससे नज़र आ रहा है कि इंडिया जो है अब रेडी है सीबैम को कंप्लाई करने के लिए। तो इसका मतलब है कि हमारी टेक्सटाइल्स जो हैं वो कहीं इस साल के एंड पे काफ़ी कंपटीटिवनेस में नीचे चली जाएंगी, अगर हम भी कंप्लाइंट नहीं होंगे तो। फिर इसमें आगे एवोल्यूशन थी कॉर्पोरेट एनर्जी गोल्स की, कि पहले लोग पैसे कम करने का सोचते थे, फिर एफिशिएंसी को उन्होंने देखना शुरू कर दिया कि किस तरह कम पैसे लगा के ज़्यादा आउटपुट ली जा सकती है। फिर तकरीबन 10 15 20 साल पहले सस्टेनेबिलिटी की टर्म आई, जो कि ब्रॉडर बात थी कार्बन फुटप्रिंट के बारे में। फिर डिटेल में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ तो एसबीटी, उसके साथ एक अलाइंड फ्रेमवर्क था, साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव। तो जितने भी आपके सस्टेनेबिलिटी के टारगेट्स थे वो साइंस बेस्ड हो गए, यानी कितने टन कार्बन निकल रहा है उससे, पेट्रोल से, गैस से, वगैरह वगैरह, फिर उन सबको कैलकुलेट करके उसका इम्पैक्ट देख के फिर उसको कम करने की कोशिश। और अब जो है रेजिलियंस का मॉडल है कि आप जो क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ें आपको आपके डिसरप्ट कर सकती हैं सप्लाई चेन्स को, आपके बिजनेस को, उनको कैसे आप एड्रेस करते हैं। तो आजकल हम एक रेजिलियंस के कहने के दौर से गुजर रहे हैं एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ईएसजी को हमने देखा था। ईएसजी एक जेनेरिक सी टर्म है,
इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, इसमें ज़ाहिर है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे सब्जेक्ट पे आता है वो इन्वायरमेंटल का है। फिर थोड़ा सा सोशल का और थोड़ा सा गवर्नेंस का भी है। तो इससे रेलिवेंट मैंने आपको एक हैंडआउट दिया था जिसमें मुख्तलिफ बॉडीज़ का जिक्र था जो कि मुख्तलिफ लेवल पे एनर्जी मैनेजमेंट को देख रही हैं। कोई उसके फ्रेमवर्क्स दे रहा है, कोई उसके एवेल्यूएटर है, कोई उसके लिए गाइडलाइंस दे रहा है, कोई जो है वो एक उसको पेरिस एग्रीमेंट के साथ अलाइन कर रहा है वगैरह वगैरह। तो 3-4 सेट्स थे ऑर्गेनाइजेशंस के, और आहिस्ता आहिस्ता वो अलाइन होते जा रहे हैं। तो उस हैंड आउट में आपको छोटे से 1-2 पेजेस में क्लियरली नज़र आ जाता है। फिर कार्बन अकाउंटिंग की हमने बात की। पहले हम इसके बारे में मिड टर्म से पहले बात कर चुके हैं। इस पे थोड़ी डिटेल में की है कि 3 लेवल्स पे होता है, स्कोप 1, 2 और 3 में। स्कोप 1 आपकी अपनी एमिशंस होती हैं। स्कोप 2 वो एमिशंस होती हैं जो आप एनर्जी खरीद रहे होते हैं उन लोगों की एमिशंस, जैसे हम ग्रिड से खरीद रहे हैं तो उनकी एमिशंस। और स्कोप 3 आपके चैनल पार्टनर्स या सप्लाई चेन के पार्टनर्स की एमिशंस। तो इसकी फिर डिटेल इस स्लाइड में हमने डिस्कस की थी। इसके बाद हमने देखा था कि कार्बन इंटेंसिटी मैट्रिक्स जो हैं वो आप 3 तरह से देख सकते हैं। एक एक एस्पेक्ट उसका ऐसे देखा जा सकता है कि आपके पर यूनिट आउटपुट मैस के टर्म्स में आपने कितनी कार्बन जनरेट की। जैसे सीमेंट बना रहे हैं तो 1 टन सीमेंट बनाते हुए कितने किलोग्राम CO2 आपने जनरेट की। या आप अगर स्टील बना रहे हैं तो 1 टन स्टील के लिए कितने टन CO2 आपने जनरेट की। इसी तरह नंबर 3 पे एनर्जी वाइज आप उसको मेजर कर सकते हैं कि आपने अ, बिजली बना रहे थे तो 1 मेगावाट आर आर बनाते हुए कितने टन कार्बन जनरेट की। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में मिड टर्म से पहले हर टाइप ऑफ फ्यूल पे बात की थी। और नंबर 2 पे है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी वो ऑर्गेनाइजेशंस जो बिजली या कोई प्रोडक्ट तो नहीं बना रही लेकिन फाइनेंशियली, जैसे बैंक्स हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कंसल्टेंट्स हैं वगैरह। तो वो लोग जो उनके पास एसेट्स हैं, जैसे पहली एग्जांपल लिखी हुई है पर मिलियन US डॉलर्स एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो पर मिलियन आप कितने टन CO2 या किलोग्राम CO2 जनरेट कर रहे हैं। इसी तरह सेल्स आपकी जो है पर मिलियन US डॉलर कितनी CO2 जनरेट कर रहे हैं। या इसी तरह आप कंसल्टेंट हैं तो पर मिलियन US डॉलर जो आप कमा रहे हैं कितनी CO2 जनरेट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप अपनी कार्बन परफॉर्मेंस रिपोर्ट करते हैं। फिर हमने फ़र्क देखा था नेट ज़ीरो वर्सेस कार्बन न्यूट्रलिटी का। कार्बन न्यूट्रलिटी जो थी वो एक रिलेटिवली जेनरिक टर्म थी, और ये रिलाई करती थी कि आप अगर खैर है कार्बन हवा में फेंक भी रहे हैं तो ठीक है, बस अब उसके बदले फिर आप कुछ काम करें या हमें पे करें, या आप दरख्त लगाएं या इस तरह का कोई काम करें, डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लें कार्बन को। जो नेट ज़ीरो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक है और इसका फोकस ये है कि आप कार्बन फेंकें ही नहीं। वो आपके बिजनेस के वो पार्ट्स जो कार्बन फेंक रहे हैं उनको ख़त्म करें, और उसके लिए एक अगर ख़त्म नहीं कर सकते फ़ौरन तो एक रोड मैप बनाएं। तो डीकार्बनाइजेशन आपने करनी है यानी नेट ज़ीरो करना है तो आपके पास ऐसा नहीं होगा कि कोई एक काम कर लेंगे, सोलर लगा लेंगे या इलेक्ट्रिकल गाड़ी खरीद लेंगे तो हो जाएगा। आपको मुख्तलिफ पाथवेज लेने पड़ेंगे। पहला है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, हमने बात की थी पेटम से पहले के ये प्रॉब्लली सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देती है आपके आपके कॉस्ट कम करने में। तो इसमें हमने बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ी थी, वेस्ट हीट रिकवरी की, इक्विपमेंट को अपग्रेड करने की, प्रोसेस ठीक करने की, मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने की। फिर रिन्यूएबल एनर्जी सेकंड है कि आप खुद भी लगाएं रिन्यूएबल्स, सोलर विंड या जो भी अवेलेबल है आपके पास। और आपके जो PPAs हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं, अब नए उन लोगों के साथ करें जो कि रिन्यूएबल पे काम करते हैं, फॉसिल फ्यूल पे नहीं करते। इसी तरह इलेक्ट्रिफिकेशन, स्पेशली आपकी गाड़ियों की, यानी जो ट्रांसपोर्ट कार्स हैं उनकी, जो बड़ी गाड़ियां हैं अभी तक उनमें कमर्शियल प्रोडक्ट्स नहीं आए, यानी ट्रक जो मूव करते हैं उनमें फुली इलेक्ट्रिक ट्रक भी फिजिबल नहीं हुए, लेकिन हो जाएंगे वो भी जल्दी। और यहाँ पे एक एग्जांपल दो और लिखी हुई, एक हीट पंप्स। हीट पंप का मैंने आपको आम जुबान में मतलब बताया था कि एक रिवर्सिबल इन्वर्टर AC को आप कह लें, वो उस तरह की चीज़ होती है हीट पंप। बड़े स्केल पे भी लगाया जा सकता है। और फिर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, यानी आप कोक बनाते हुए बहुत ज़्यादा यानी स्टील बनाते हुए आप कोयले को कोक में कन्वर्ट करते हैं। तो उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा आपको
फ्यूल बर्न करना पड़ता है, तो उस प्रोसेस में फ्यूल बर्न करने के बजाय इलेक्ट्रिक आर्क सब यूज़ होने शुरू हो गए। इसी तरह कार्बन रिमूवल, आपने दरख्त लगा दिए या आपने एयर कैप्चर करनी, CO2 कैप्चर करनी शुरू कर दी ऐसी मशीन्स मशीन्स या प्रोसेसेस के थ्रू, और उनको वापस ज़मीन में डालने का कोई सिस्टम बना लिया। ज़मीन में जब आप CO2 डालते हैं तो वो ज़मीन में मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ रिएक्शन करके सल्फ़र सल्फ़र और इसी तरह नाइट्रोजन के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि बेसिकली फर्टिलाइजर्स होते हैं। और आखिर में सप्लाई चेन रीडिज़ाइन, कि आप स्कोप 3 यानी आपके जो चैनल पार्टनर्स हैं, कोई आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, कोई आपको कोई सर्विस दे रहा है, कोई आपके सामान को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, तो उनको भी आप वहाँ पे ऐसे लोग लेके आए जो कि रिन्यूएबल्स पे काम करते हों। अगर नहीं कर सकते तो उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करें, एंगेज करें उनको, उनको समझाएं कि आपकी वजह से हमारा बिजनेस ख़राब हो रहा है। तो हम आपके साथ तभी कंटिन्यू कर सकेंगे अगर आप ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो वो ताकि साल दो बाद वो भी आप जो है आपके पाथवे पे आपके साथ चलें आगे। फिर हमने क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क्स की बात की थी। फिजिकल रिस्क का मतलब है कि सैलाब आ गया, तूफान आ गया, आहिस्ता आहिस्ता पानी कम हो रहा है, तो उससे जो फिजिकली हमें चैलेंजेस आ रहे हैं। फिर ट्रांजिशन रिस्क था कि हम ट्रांजिशन ये समझें कि आप फ्यूल वाली गाड़ी से डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल पे नहीं जा रहे, बल्कि पहले हाइब्रिड पे जा रहे हैं। तो आपको फ्यूल के वाली गाड़ी के मसाइल भी आपके पास हैं और इलेक्ट्रिकल के भी आपके पास हैं। इलेक्ट्रिकल का पूरा फ़ायदा भी नहीं है और उसके मसाइल भी सारे हैं। तो ट्रांजिशन का ये कॉन्सेप्ट है कि आप ट्रेडिशनल तरीके से रिजिलियंस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है एकदम नहीं जा सकते, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा ट्रेडिशनल है, आपकी HR रेडी नहीं है, आपकी सप्लाई चेन रेडी नहीं है, आपकी ग्रिड्स रेडी नहीं है। तो इस ट्रांजिशन के दौरान डबल डबल खर्चे होने का और पुराने महंगे सिस्टम जो आपने ख़रीदे हैं उनके रिडंडेंट होने के मसाइल होते हैं। तो उसमें बिजनेसेस जो है आउट ऑफ बिजनेस जा सकते हैं। और आखिर में फाइनेंशियल रिस्क, कि आपको कोई अब बड़ा लेंडर पैसे नहीं दे रहा, जो आपके लोकल लेंडर्स हैं उनको समझ ही नहीं है कार्बन अकाउंटिंग की, तो वो आपकी जब फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं, आपके पास पैसे तो आ गए, लेकिन फिर आप जब बाहर बेचने जाते हैं तो आपसे पूछते हैं किससे फाइनेंसिंग ली थी। तो उसने जो आपको फाइनेंसिंग देते हुए डी डिलीजेंस की थी वो काफ़ी नहीं होती। तो फाइनेंस आपको इंश्योरेंस नहीं दे रहे होते लोग। जो एनर्जी फोकस्ड इन्वेस्टर्स हैं, वो आप में अगर उन्होंने पैसा लगाया भी हुआ है तो वो निकालना शुरू कर देते हैं। मैंने आपको पाकिस्तान की कुछ फर्म्स की एग्जांपल दी थी, आपको की फौजी ग्रुप की, इसी तरह ये जो ऑयल के बड़े 3-4 प्लेयर्स हैं, माड़ी, OGDC, POL, PPL, ये भी इन्वेस्टर्स हैं बड़े, ये निकाल लेते हैं। इसी तरह नेशनल बैंक बड़ा इन्वेस्टर है, वो फिर अब आपको पैसे देना कम कर देता है जब आप ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ नहीं जा रहे होते। ये CBAM जो है, यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये मैंने आपको बताया था कि 6 इंडस्ट्रीज हैं: आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, बिजली और फर्टिलाइजर्स। ये 2023 से 25 तक इन्होंने इनको ट्रांजिशन पीरियड दिया था कि आप कंप्लाई कर लें हमारे कार्बन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को। और अब 25 के एंड पे इनके ऊपर सारे रूल्स लागू हो रहे हैं। और 25 के एंड से ही और इंडस्ट्रीज आ रही हैं, जिसमें प्रॉब्ली टेक्सटाइल भी शामिल होगी, जो कि हमारी मेन इंडस्ट्री है। तो हमें अब ये जो आयरन, स्टील, सीमेंट वगैरह लिखा है यहाँ पे, टेक्सटाइल भी आ जाएगा, और अब हमें वो पाथवेज पे जाना पड़ेगा। तो इसमें होता क्या है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, कि सबसे पहले कॉस्ट इम्पैक्ट होता है। कॉस्ट इम्पैक्ट ये है कि अगर आप ये आपके तीनों स्कोप्स को एनालाइज करते हैं, बल्कि आप खुद उनको एनालाइज करके देते हैं, और उसमें जहाँ जहाँ CO2 प्रोड्यूस हो रही है, तो फॉर एवरी टन तकरीबन 80, 85, 82 आजकल ये चल रहा है, आप उनको यूरो पे करते हैं फॉर एवरी टन। तो जाहिर है फिर आपका कॉस्ट का इम्पैक्ट आ जाता है। इसी तरह कंप्लायंस जो है उनकी बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो तीनों स्कोप्स में ग्रैनुलर डिटेल्स में जाते हैं। यानी एक्चुअली कार्बन प्रोडक्शन को आप सोर्स पे कम करने की आपको प्रूफ करना होता है। और आखिर में कंपटीटिव प्रेशर की ये जो CBAM है, इसमें C से कार्बन बनता है और B से बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब है कि दूसरे मुल्कों के साथ। लेकिन EU जो है अपने अंदर, इन्होंने तकरीबन 10 साल से भी ज़्यादा हो गया इन्होंने ये सिस्टम रखा हुआ है। तो उससे क्या हुआ है कि उनके जो अपने प्रोड्यूसर्स हैं इन्हीं सब प्रोडक्ट्स के, दे आर यूज टू इट, और उन्होंने सब अपने सिस्टम्स अप टू डेट कर लिए हैं। और अब वो टोटली वो 1 रुपया भी उनको नहीं पे करना पड़ता, यानी जो जिसने अपने आप को अपडेट कर लिया है,
ट्रेड करते हुए। आप जब जाएंगे तो आप उनसे compete कर रहे होंगे, तो आप उनसे उनसे फिर ज़ाहिर है कॉस्ट एडवांटेज में बहुत नीचे आ जाएंगे। तो सीबैम अब इस तरह इम्पैक्ट कर रहा है हमें। जो आप उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, पहले तो ये था कि बड़ी बड़ी आप बात कर दी, वो आपसे सवाल पूछ लेते थे ख़त्म, लेकिन अभी वो आपको 3 जगहों पे रुकते हैं। आपका कोई क्लेम फॉल्स हो या मिसलीडिंग हो तो वहाँ पे आपको रोक लेते हैं। आपसे आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है या आपके खिलाफ लिटिगेशन भी शुरू हो सकती है। तो फॉल्स और मिसलीडिंग ऐसा नहीं है जो हम आम जुबान में कहते हैं कि पाकिस्तान में ना झूठ बोल दिया, धोखा दे दिया। बल्कि इनमें नीचे आप डॉट्स देखें तो लिखा हुआ है कि आपने अगर लाइफ साइकिल एनालिसिस भी नहीं किया पूरा, यानी आपका लाइफ साइकिल एनालिसिस सपोर्ट नहीं कर रहा उस चीज़ को जो आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये फॉल्स क्लेम है। इसी तरह आपने आपके पास 100 सोर्स ऑफ डेटा है और आपने 98 रिपोर्ट कर दिए, 2 नहीं किए, तो ये फॉल्स क्लेम है। इसी तरह रेगुलेटरी अप्रूवल आपने कह दिया कि मैंने पाकिस्तान कार्बन बोर्ड से लिया हुआ है, लेकिन वो कहते हैं भाई हमने तो इसको अप्रूव ही नहीं किया हुआ, आप तो इसका मतलब आपका क्लेम फॉल्स है। इसी तरह वीक और इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर्स, यानी कि आपने स्कोप 3 को निकाल दिया कि सप्लाई चेन वाले हैं। इसी तरह आपने किसी से वेरीफाई नहीं कराया, ऑडिट नहीं कराया वगैरह। इसी तरह स्कोप 3 की जो मटेरियल कैटेगरीज होती हैं, मटेरियल का मतलब होता है 80-20 रूल में जो 80% इम्पैक्ट होता है जिनको, उसको उसके लिए मटेरियल का वर्ड यूज़ होता है। तो कोई आपने स्कोप 3 में ऐसी चीज़ छोड़ दी जो बड़ी थी, तो उसको वो वीक डिस्क्लोजर कहते हैं। इसी तरह इस चीज़ से आपके फिर रेपुटेशन डैमेज हो जाती है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल दी थी यूएस की और यूके की फर्म्स की, जो कि यूरोप में उनके खिलाफ बड़ी बड़ी कंपेन्स चली और फिर उनसे लोगों ने चीज़ें खरीदनी छोड़ दी। टेक्सटाइल के भी लोग थे उसमें और प्रोडक्ट्स भी थी। तो ये नीचे लिखा हुआ है कि आपकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि आप अपना काम तो करें ही करें, यानी गो टू वर्ड्स ग्रीन हाउस गैसेस प्रोटोकॉल और इसी तरह सर्टिफिकेशंस जो साइंस बेस्ड टारगेट्स की हैं। लेकिन साथ साथ अगर डेटा गैप है तो उसको एडमिट करें, उनको बताएं कि हमारे डेटा में ये प्रॉब्लम है और हम अगले 6 महीने में इसको इस तरह करके दूर कर देंगे। ये नहीं करेंगे आप, तो आप फिर ये पहले 2 जो बॉक्स बने हुए हैं इनमें किसी में आ जाएंगे और फिर मे भी 10 साल तक वो आप पे कोई ना कोई लेवी रखें या आपको इवन बैन ही कर दें। तो बेसिकली आपको 2 जगहों पे ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। जैसे हमने पीछे बात की इस स्लाइड पे फाइनेंशियल परफॉर्म सॉरी, यहाँ पे हमने ट्रांजिशन रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क में बात की कि या तो हमें अभी पैसे बचा लें और ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर लें, लेकिन उससे क्या होगा कि हम ईयू में को बेच नहीं सकेंगे। लेकिन अगर ईयू को बेचना है तो अभी थोड़ा सा नुकसान करना पड़ेगा और कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स अभी करनी पड़ेंगी। तो इसके दरमियान आपको ट्रेड ऑफ करना है, वाइल इंश्योरिंग कि आपका बिजनेस लिक्विड रहे, कैश फ्लोज आपके जारी रहें, लेकिन आप इन दोनों चीज़ों को एड्रेस करें। प्रैक्टिकली इसका मतलब होगा कि शॉर्ट टर्म में फिर आप प्रॉफिट में नहीं होंगे। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी हमने बात कर ली है कि टेक्सटाइल का एक्सपोजर बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ जाएगा। आपकी ग्रिड जो है वो ऐसी है कि आपकी स्कोप 2 में नंबर वैसे ही कट जाएंगे क्योंकि ग्रिड नहीं आ रही है ग्रीन के ऊपर उस स्पीड से जिस स्पीड से आनी चाहिए। इसी तरह फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, हमारे जो ट्रेडिशनल लेंडर्स हैं हमारे, वो उनके पास क्लीन टेक्नोलॉजी की आरओआई को कैलकुलेट करने की एक्सपर्टीज ही नहीं है। उनके पास नहीं है, और जिनके पास है वो हमें पैसे नहीं दे रहे क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। जैसे हमारी ब्यूरोक्रेसी के इश्यूज हैं, हमारे प्रोविंसेस में और सेंटर में कोऑर्डिनेशन नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो हम विंड के टरबाइंस लगा रहे हैं उनको सिंध गवर्नमेंट ने लैंड लीज करते करते 10 साल से ज़्यादा लगा दिए थे। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी नहीं है इंस्टीट्यूशंस, यानी स्पेशली जो हमारे आर्बिट्रेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं या कोर्ट्स हैं, वहाँ पे वीकनेस है। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी जैसे मैंने कहा नहीं है, और हमारी करेंसी वगैरह की इंस्टेबिलिटी चलती रहती है। फिर ज़ाहिर है हमारा एक सबसे बड़ा मसला फॉरेक्स का मसला है कि कंपनियां यहाँ पे कमा भी लें तो हम उनको बाहर पैसे ले जाने देना मुश्किल होता है हमारे लिए, क्योंकि हमारा फॉरेक्स का डेफिसिट आ जाता है। यहाँ पे हमने एक केस देखा था कि आप जिसका ओवरऑल कंक्लूजन ये था कि आप सोलर लगा के या अपने किसी इक्विपमेंट को अपग्रेड करके या अपने किसी सप्लाई चेन पार्टनर को अपग्रेड करके आप उसके क्रेडिट्स ले सकते हैं और ओवरऑल आपकी एमिशंस कम काउंट होंगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्कोप 1 एमिशंस में 50,000 डॉलर आपने पे करने थे और 30,000 डॉलर स्कोप 2 एमिशंस में करने थे। लेकिन आपने एक सोलर प्लांट लगाया जिससे
60% इम्पैक्ट आया और आपने वो 18,000 टन कार्बन एमिट नहीं की। 18,000 को आप 80-90 के करीब यूरो पर टन होता है, तो इसको उससे मल्टीप्लाई कर लें तो ये 60% बनता है 30 का। यानी स्कोप टू एमिशंस में आपने जो 30%, 30,000 देने थे, उसमें से उसके बजाय आपके 16-17-18,000 रुपये डॉलर बच गए, यूरो बच गए। इसी तरह बॉयलर अपग्रेड कर लिया आपने, यानी स्कोप 1 एमिशंस कम कर दी, तो उससे 12,500 टन कम हुआ। उसी तरह 12,500 टन को आप 80-85 यूरो से मल्टीप्लाई कर लें तो आप 25% उस 50 में से आपने बचा लिया। तो ओवरऑल आप क्लेम कर सकते हैं कि हमने इतना बचाया, जिसका मतलब है कि तकरीबन इतनी गाड़ियाँ, 8,200 गाड़ियाँ आप जितना कार्बन फेंकती हैं उतना हमने कम कर दिया। तो आप इतने ही आप फिर हमारे कार्बन क्रेडिट्स दे दें हमें। तो इस तरह आप कार्बन क्रेडिट्स क्लेम करते हैं। ज़ाहिर है इनमें से हर चीज़ की आपको ग्रैनुलर डिटेल देनी पड़ती है। तो हमारे की टेक अवेज ये थे कि कंपेटिटिवनेस अब आपकी डिपेंड करेगी आप एनर्जी को कैसे मैनेज कर रहे हैं। कार्बन अकाउंटिंग जो है वो एक एसेंशियल स्किल बनती जा रही है, और आपके आपके पास इसकी एक्सपर्टीज और इस काबिल हों कि आप इसको अकाउंट कर सकें। जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि आपके पास अगर स्मार्ट मीटरिंग ही नहीं है, आपके पास एनालिटिक्स ही नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है फिर डेटा ही नहीं आएगा। आएगा नहीं तो आप रिपोर्ट नहीं कर सकेंगे। और फाइनली क्लाइमेट रिस्क जो है वो आपकी स्ट्रेटजी को डिसरप्ट कर सकता है। तो ये था जी हमारा लेक्चर। इसके अलावा आपके तीनों असाइनमेंट्स भी आप लोगों ने जमा करा दिए हैं। आज की रात तक ड्यू है असाइनमेंट 3, होपफुली सब लोग जमा करा देंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस हफ्ते में या डेफिनेटली फाइनल एग्जाम से पहले पहले आपको रिजल्ट्स बता दूं बाकी सब चीज़ों के। और जो आपका एक लेक्चर रहता है, यानी वो वीडियो तो उसकी आपने देख ली होगी ऑलरेडी, लेकिन उसकी डिस्कशन रहती है जो हम अगले हफ्ते करेंगे। बल्कि शायद उसकी वीडियो भी नहीं है अभी, वीडियो मैं शेयर कर दूंगा आपसे, उसकी डिस्कशन अगले हफ्ते करेंगे। हमारा कोर्स इस तरह पूरा हो जाएगा। और फाइनल के बारे में फिर जब आखिरी हम डिस्कशन कर लेंगे तो उसके बाद फाइनल एग्जाम के बारे में बात कर लेंगे। तो आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताएं जी। सर उस्मान अहमद सर, सर ये पूछना था, ये जो असाइनमेंट सेट 3 है, इसमें ऑल्दो असाइनमेंट 2 और असाइनमेंट 1 जो है इम्प्रूव फॉर्म में लगा दी है, जो जो कमी थी समझते थे। तो वो जो असाइनमेंट 1 और 2 का अलग फोल्डर है, क्या उसमें भी रिन्यूड लोड कर दें फिर नहीं से? नहीं 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 नहीं, उसका कोई, जिन लोगों जिनके मार्क्स लग गए हैं ना, अब वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी उसको रिव्यू किया जाए, नई को लिखा जाए, तो वो मुझे फिर बताएं आपके, मैंने नई वाली डाली है उसको चेक करें। लेकिन वो रिमेंबर कि आप किसी और से ऊपर नहीं जा सकेंगे। अगर आपके फर्ज करें 87 मार्क्स हैं और किसी और के 88 थे, तो आप फिर उससे ऊपर नहीं जा सकेंगे। अगर आपसे अगले वाला बहुत दूर है फिर आप जा सकते हैं उसके करीब, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर सकते। जी राइट सर, समझ गया। सर सेकंड जी सर, असाइनमेंट के मेरा एक आपने क्वेश्चन मार्क्स है। लगा ली सर? जी बोले, कोई एक बोलना शुरू कर दें प्लीज। सर सेकंड जी, असाइनमेंट। मैं इंतजार बोल रहा हूँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर जो हमारा ये सब्जेक्ट है, इसकी कहानी शुरू होती है पेरिस एग्रीमेंट से ना। तो अगर हम शुरू से बात करें कि चंद लोगों ने ये सोचा कि ये एनर्जी को मैनेज किया जाए और कार्बन एमिशन कंट्रोल की जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को स्टडी करें शुरू से और इस सब्जेक्ट की भी बात करें, थ्रू आउट हमने उन चीज़ों को बिल्कुल फोकस ही नहीं किया, या इस सब्जेक्ट में या दुनिया वालों ने बात ही नहीं की कि नासा जो इतना कार्बन एमिशन कर रही है या मिलिट्री गेट एमिशन जो भी हो रही है, हमने उन चीज़ों को देखा ही नहीं। यानी कि मिलिट्री जो सेट्स हैं वो जवाबदेही नहीं है कि वो कितनी एमिशन कर रहे हैं। सारा जोर जो है वो फर्टिलाइजर, सीमेंट, OGDCL और इस तरह की इंडस्ट्रीज पे है। तो इसकी क्या वजह है? अच्छा, नासा तो यूएस ने तो रेटिफाई किया ही नहीं हुआ ना पेरिस एग्रीमेंट को, तो वो नासा तो उसके अंडर आता ही नहीं है। तो जिन्होंने रेटिफाई किया हुआ है वो जवाब दे रहे हैं अपना। अमेरिका ना इसका पार्ट नहीं है पेरिस अ, एग्रीमेंट का। अभी तक उन्होंने नहीं उसको सब्सक्राइब किया। लेकिन सर अभी जो आपने इससे पिछली जो स्लाइड थी उसमें बात की, EU ने जो 5-6 इंडस्ट्रीज को जी जी। हाईलाइट किया हुआ था, उसमें भी कोई खास इंडस्ट्रीज तो नहीं थी ना? नहीं नहीं, क्योंकि ये खास सीधा सीधा इंडस्ट्रीज हैं, ये जो सबसे बड़े इंडस्ट्रीज थी इम्पैक्ट वाली वही। इंडस्ट्रीज हैं। ये सबसे, जैसे आप कह रहे हैं ना मिलिट्री इंडस्ट्री ना, तो मिलिट्री इंडस्ट्री बेसिकली उसमें जो एमिशंस हैं वो स्टील से होती हैं। तो वो स्टील को उन्होंने भी इसमें शामिल किया हुआ है। ठीक, राइट सर, थैंक यू। जिशान, आप क्या कह रहे थे? उससे मैं
जैसे मैंने पूछा था कि सेकंड असाइनमेंट के मार्क्स आपने अपलोड कर दिए सर? सेकंड के चाहिए तुम लोगों को ज़रूरी? मेरे पास है, मैंने 7 असाइनमेंट्स नहीं चेक की हुई, उसके बगैर ज़रूरी है तो मैं अपलोड कर देता हूँ। सर क्योंकि फर्स्ट के तो आपने अपलोड कर दिए थे ना, सेकंड के नहीं हुए हुए थे क्योंकि वो थोड़ा रिवाइज फॉर्म में हमने इम्प्रूव करके भिजवाई थी इस वजह से। ठीक है, मैं शेयर सेकंड के जो मेरे पास हैं वो अभी शेयर कर देता हूँ, ये क्लास ख़त्म होती है तो। राइट सर। ठीक है जी, कोई और सवाल नहीं आप लोग का तो फिर बंद करते हैं आज का सेशन और अगली दफ़ा मिलते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह जी हाफिज। सर, थैंक यू।